Hello everybody, welcome to Basics of Computer Revision class. Today we are going to cover two units, that is Computer Fundamentals and Basics of Hardware. Now let's go on to the contents of Unit 1. In here we are going to cover study computer systems using block diagram. Second is generation-wise growth of computers from vacuum tubes to integrated circuits with parallel processings. तो कंप्यूटर, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? वेल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है एंड देन इट प्रोवाइड्स अस विद द आउटपुट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्लॉक डायग्राम. तो ब्लॉक डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है. हमने यहाँ से अपना इनपुट दिया, ये सीपीयू है. सीपीयू इज नथिंग बट अ ब्रेन. ओके, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. अभी हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ से इनपुट दिया, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें एक आउटपुट मिलता है. तो इसके अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे टेक प्लेस करती है कि बेसिकली इनपुट जो है दैट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द मेमोरी. कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेती है और उसे फिर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में भेजती है और फिर से कंट्रोल यूनिट के पास जाता है ताकि वो एक आउटपुट की तरह बाहर आए. और इसी बीच में जो हमारी पूरी कैलकुलेशंस हुई वो मेमोरी के अंदर सेफ हो जाती है ताकि अगर आगे कभी फिर से ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर से एक आउटपुट की तरह यूज़ करी जाए. तो ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम था. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस मतलब जो हम कमांड दे रहे हैं, हम किसके थ्रू अपनी कमांड दे सकते हैं ताकि सीपीयू उसे प्रोसेस करे. तो वो हम कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माउस के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, स्टाइलस के थ्रू, टच स्क्रीन के थ्रू, ठीक है ना, ट्रैक बॉल के थ्रू, वेब कैम, माइक्रोफोन और भी ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, आओ. अब हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में. तो सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है. ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारी मेन प्रोसेसिंग होती है. ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. बेसिकली इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ओके, अब इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं. पहला स्टोरेज यूनिट, दैट इज़ द मेमोरी. सेकंड इज़ कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज़ द एएलयू और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है टू एक्ट ऑन कमांड्स दैट आर प्रोग्राम्ड इनटू इट थ्रू द रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी. मतलब इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जो भी कमांड इसके रैम के अंदर प्रोग्राम थे उन पे इसे एक्ट करना है. ओके, हाँ. अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बाइनरी का मतलब क्या है. बाइनरी का मतलब दो डिजिट्स होती हैं, जैसे 0 एंड 1. ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है. जिस बेसिकली आप जो भी चीज़ें देखते हो ना कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर उसे कुछ नहीं समझता. ओके, कंप्यूटर जस्ट अंडरस्टैंड्स टू नंबर्स एंड दैट लैंग्वेज इज ऑफ 0 एंड 1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है ना, तो कंप्यूटर सिर्फ उस नंबर्स की ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. whenever command is received by a CPU it is in binary form. ठीक है ना, these commands are converted into signals. ठीक है, सिग्नल्स कैसे? हाई और लो. 1 की वैल्यू हाई होती है और 0 की वैल्यू लो होती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेमोरी यूनिट. सो मेमोरी यूनिट का काम क्या है? वेल, इट हैज़ टू सेव ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. ये एक मेमोरी का काम है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग, दैट इज़ कि जैसे आपने यहाँ पे इनपुट था, ठीक है, आपने उसे मेमोरी को दिया. मेमोरी कह रहा हूँ, आपने उसे हमारे सीपीयू को दिया. सीपीयू ने उसे प्रोसेस करा और उसे आउटपुट में दे दिया. अब यहाँ पे होता क्या है कि अब जैसे मैंने मान लो इनपुट दिया 2+2. ठीक है, अब वो सीपीयू के अंदर गया. सीपीयू के अंदर मेरी मेमोरी में स्टोर्ड था कि 2+2 जो होता है ना वो 4 के इक्वल होता है. ठीक है, तो फिर मेरे पास इस चीज़ का आउटपुट क्या आया कि 2+2 = 4. मेरे पास 4 इसका आउटपुट आ गया. ओके, तो ये कैसे चीज़ हुई? मेमोरी के पास ही पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी कि 2+2 = 4 होता है, इसलिए उसने मुझे फास्टली रिस्पॉन्ड कर दिया आउटपुट के थ्रू कि वो 4 है. ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स अस द इन्फो वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द यूज़र. ठीक है, अब मेमोरी के टाइप्स पढ़ते हैं. मेमोरी के दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, मेमोरी एक इंटरनल स्टोरेज यूनिट है.
अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। वेल, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैं आपको भी बताता हूँ। और प्रोवाइड्स एक्चुअल वर्किंग स्पेस। ठीक है, इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द प्रोसेसर इज वर्किंग ऑन। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि उसका क्या मतलब है। डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप ये लिखो कि समझो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड है। समझो ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे समझो और ये क्लास में बैठे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, और ये दोनों के बीच ना आपस में बहुत बातें होती हैं। ठीक है, मतलब जब बी चाहता है वो ए के साथ बात कर सकता है। अगर ए के पास कुछ डाउट है तो वो बी से क्लियर कर लेगा, बी के पास कुछ डाउट है तो वो ए से जल्दी से क्लियर कर सकता है। ठीक है, और दूसरी जगह क्या है, दूसरी जगह एक दूसरी क्लासरूम है। ठीक है, दूसरी क्लासरूम में एक और लड़का है जो है सी। ठीक है, अब क्या होता है कि सी जो है ना उसे भी आना ए के पास है, लेकिन वो उस क्लासरूम में है अभी, और वो क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वो बंद हो रखा है, मतलब वो डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो वो क्या करेगा, या तो वो अपने किसी और फ्रेंड को बोलेगा कि भाई दरवाज़ा खोल, विंडो में से बोलेगा कि दरवाज़ा खोल दे, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को उससे बात करनी है ना। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली नहीं जाती, वो इनडायरेक्टली ही जाएगी। ठीक है, और इधर क्या हो रहा था बी के केस में, बी के केस में जब भी चाहता था वो डायरेक्टली ए के साथ बातें कर सकता था। ठीक है ना, तो इसे कहता है दैट इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। और वही जो अभी हमने सी का केस देखा था ना, दैट इट इज नॉट एक्सेसिबल बाय द सीपीयू डायरेक्टली, वो सेकेंडरी मेमोरी का केस है। कंटेंट फर्स्ट गेट्स ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी मेमोरी एंड देन आर एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, इट डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट। तो ये सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स हैं मेमोरी के, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट एक सीपीयू का एक कंपोनेंट है, ठीक है ना, दैट डायरेक्ट्स द प्रोसेसर्स ऑपरेशंस। मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं ना, वो उन सभी ऑपरेशंस को बताता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, उन सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, इट्स जॉब इज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। ठीक है ना, जैसे एएलयू हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट हो गए, उन सभी को रिस्पॉन्ड कैसे करना है ना, वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को हमारा कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के काम आता है। ठीक है ना, मतलब सबसे पहला क्या हमारे पास चीज़ होती है, आप जैसे यहाँ पे समझो, इस एग्जांपल से समझो। ठीक है, ये मेरे पास कंट्रोल यूनिट है, ये मेरे पास अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ये मेरे पास मेन मेमोरी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हो रहा है कि मेरे पास मेन मेमोरी से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, किधर, कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। फिर मेरा सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, सेकंड हो रहा है कि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन आई, इंस्ट्रक्शंस आई ना मेरे इनपुट से, मेरे कमांड से जो भी इंस्ट्रक्शंस आई ना, वो सब डिकोड हो रही हैं, किधर, कंट्रोल यूनिट के अंदर। ठीक है ना, फिर थर्ड चीज़ क्या हो रही है कि जब वो सारी चीज़ें डिकोड होगी ना, उन्हें फिर एग्जीक्यूट करा जा रहा है। मतलब जो जो हमने उन्हें बताया था ना इनपुट में कि ये करना है, जैसे 2+2 4 होता है ना, ये हमें बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि हमें आउटपुट चाहिए। तो मैंने इनपुट दिया था कि 2+2 क्या होता है। ठीक है ना, 2+2 मेन मेमोरी के पास इंस्ट्रक्शन थी कुछ, तो कंट्रोल यूनिट ने उसे फैच करा। कंट्रोल यूनिट के पास जब वो इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसने मेरी देखी कि दैट इज़ 2+2, मतलब उसे ये कुछ निकालना है क्या होता है। तो वो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास, उसने बता दिया कि भैया देखो 2+2 जो होता है ना वो 4 होता है। तो इसने कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, और मेरे पास फोर्थ क्या है, स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी। मतलब कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो मेरे पास आउटपुट आ चुका है या आउटपुट आ गया। ठीक है, और फोर्थ में स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी, मतलब जो आउटपुट आ गया उसे मैंने मेमोरी में भी अपने एक बार स्टोर कर लिया। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं ALU के बारे में। तो ALU के टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक का, एक होता है लॉजिकल का। अरिथमेटिक में वो कौन-कौन से ऑपरेशंस करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिकल यूनिट में वो क्या-क्या करता है, जैसे किसी 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, जैसे आपका हो गया 2 ज़्यादा बड़ा है या 5 ज़्यादा बड़ा है, तो 5 ज़्यादा बड़ा है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंपैरिज़न। फिर हो गया मर्जिंग। मर्जिंग मतलब हम जब आगे मैथ्स में पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ डेटा हो गया है ना, अलग अलग तरीके का, तो हमें हो सकता है कुछ डेटा को मर्ज करना पड़ जाए, तो वो मर्जिंग कहलाता है। फिर सिलेक्टिंग होती है, जैसे सिलेक्टिंग हो गई कि जैसे हमें एक AP बनानी है, समझो हमारे पास एक सेट दे रखा है नेचुरल नंबर्स का, उसमें से AP बनानी है जिसकी जनरल टर्म हो गई आपकी 2x+1, है ना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये हो जाएगा कि आपको सिलेक्ट कर रहा है ये किस में से, नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द लॉजिकल यूनिट ऑफ ALU। ओके, अब हम बात करते हैं कोर के बारे में। कोर क्या चीज़ है? तो कोर इज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट विद इन अ CPU। मतलब एक CPU, पता है ना, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो उस CPU के अंदर कोर एक अपने आप में एक इंडिविजुअल, मतलब एक स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है ना। वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, मतलब वो अपने आप की प्रोसेसिंग खुद कर सकता है, तो वो CPU के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है कोर। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, एक छोटी सी चिप है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कैसे कंपोनेंट्स होते हैं वो भी में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ CPU के बारे में। सिंगल कोर, तो अभी मैंने आपको कोर का मतलब बताया था। कोर का मतलब जो अपने आप में ही पूरा एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट है, उसे हम कोर कहते हैं। तो अब हमारे पास हम ये पढ़ रहे हैं कि CPU के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो CPU के टाइप्स में ये होता है कि जैसे आप समझो एक CPU के अंदर सिर्फ एक कोर है, वहीं दूसरा CPU है जिसके अंदर 2 कोर आ गए, और वहीं एक और CPU है जिसके अंदर 4 कोर्स हैं, ठीक है। तो अब इनका मतलब क्या है? सिंगल कोर मतलब आप एक ऑपरेशन एक टाइम पे कर सकते हो। इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास एक CPU है और वो सिंगल कोर है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर मैं अगर सिर्फ एक विंडो खोली हुई है मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो एक ही विंडो पे अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है सिंगल कोर का मतलब। फिर आता है डुअल कोर। डुअल कोर मतलब 2 कोर्स विद इन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप होती है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आप समझो कि उस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ही मैंने अपने 2 कोर्स लगा दिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब 2 टास्क या 2 से ज़्यादा टास्क भी परफॉर्म कर सकता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। और वहीं अब मेरे पास आ गया है क्वाड कोर। क्वाड कोर मतलब 4 कोर्स। अब ये 4 कोर्स भी ना 2 कोर्स के सेट में होते हैं, मतलब 2 डुअल कोर्स प्रोसेसर विद इन अ सिंगल IC। मतलब एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट है आपके पास और इसी के अंदर आपने 2 डुअल कोर्स प्रोसेसर, 2 डुअल कोर आपने यूनिट्स लगा दिए, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने कोर्स हो गए? 4 कोर्स हो गए, जिसे हम क्वाड कहते हैं, दैट इज क्वाड कोर कंप्यूटर। ये आज इसीलिए बहुत ही महंगे आते हैं, आपने देखा होगा, है ना। आजकल के गेमिंग कंप्यूटर्स में हम क्वाड कोर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें भैया बहुत सारे काम करने होते हैं, वी रियली हैव टू डू द मल्टीटास्किंग कहते हैं ना हम, तो इसलिए वो आते हैं। आजकल फोन्स में भी ऐसी बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं जो क्वाड कोर होते हैं, ठीक है। आओ अब हम ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर जनरेशन वाइज, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इस टेबल को पढ़ो अच्छे से और इसे आई से कि याद कर लो, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, दैट इट इज वैक्यूम ट्यूब्स की जनरेशन थी वो, ओके। मतलब फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। अब मैंने इसका टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज
1940 टू 1956, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि वैक्यूम ट्यूब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो बल्की था, एक्सपेंसिव था, जनरेटेड मैसिव हीट एंड यूज मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं दैट मतलब ये उस टाइम का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। ये सबसे पहला डिवाइस था जिसके अंदर मेमोरी थी और ये मेमोरी को होल्ड कर पाता था। तो ये सबसे पहला डिवाइस था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। ये बहुत ही बड़ा था साइज के अंदर, ठीक है ना। और जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी ना, ये बहुत जल्दी जल जाती थी, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग हीट। और इनके अंदर मेंटेनेंस प्रॉब्लम थी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड जनरेशन दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स क्या थे? ट्रांजिस्टर्स वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है ना। इट मूव्ड फ्रॉम बाइनरी टू सिंबॉलिक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम जो प्रोवाइड करते थे ना वंस और ज़ीरोस के उसमें, मतलब हाई और लो के उसमें, अब हम यहाँ से सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। फिर एडवांटेजेस क्या थे? सच बताऊं तो आपके इसके अंदर ना ग्रोथ ऑफ जनरेशन वाइज कंप्यूटर में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स मैं बता देता हूँ। पहला तो हो जाएगी टेक्नोलॉजी, दूसरे हो जाएंगे एडवांटेजेस, तीसरे हो जाएंगे डिसएडवांटेजेस। अगर हो सके तो आप पीरियड्स भी कर लेना। ये चारों मेन ब्लॉक्स हैं, अगर आप इन चारों को अच्छे से पढ़ लो, याद कर लोगे, दैट इज इट, दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो देखो ट्रांजिस्टर्स क्या थे कि इनका जो साइज था ना बहुत कम हो गया था कंपेयर टू योर वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है ना। इनके अंदर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन जो थी वो इंक्रीज हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थे। लेकिन इनकी डिसएडवांटेजेस क्या थी कि ये बहुत जल्दी हीट हो रहे थे और इनकी भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम थी, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के बारे में। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1964 से 1971। आईसी के अंदर क्या था कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स थे, सिर्फ एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर, ठीक है ना। और इसी टाइम पे कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, ये सारी चीज़ें भी लाई गई थी और ये सब ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प से कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स बनाए गए थे, ओके। अब हम इसके एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका एडवांटेज था कि इसका मिनिएचर साइज था, मतलब आईसी बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, ठीक है ना, इट वाज लाइक वेरी स्मॉल। इसका लो कॉस्ट था, ठीक है ना, हाईली रिलायबल था, लेस पावर कंजम्पशन थी इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या थे? इसके डिसएडवांटेजेस थे दैट ये नॉन रिपेयरेबल थी, मतलब अगर ये एक बार ख़राब हो जाए तो ये कभी ठीक नहीं हो सकती थी। ये वोल्टेज सेंसिटिव थी और इसके अंदर लिमिटेड पावर रेटिंग थी, मतलब ये बहुत ही कम पावर पे चलती थी, ठीक है। मैं आपको एक बार ट्रांजिस्टर्स के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ दैट ट्रांजिस्टर्स बहुत ही छोटे थे, मतलब उनका साइज़ कम था ना, तो वो छोटे थे, दे वर टाइनी सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है ना। एंड वो सबसे पहले जो हमारे उस टाइम के मॉडर्न डिवाइसेस थे ना, जैसे कि कीबोर्ड और मॉनिटर्स जो हमारे बाद में आए 1964 के अंदर, वो उन सब के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक थे, ठीक है ना। वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता था, ठीक है, या फिर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता था। मतलब वो आपके सिग्नल्स को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिग्नल्स को वो बढ़ा सकता था, ठीक है ना, या कम कर सकता था। बेसिकली इट वाज ऑल कि एम्पलीफाई करता था, मेन तो एम्पलीफायर था ना वो, ओके। तो ये एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स, ओके। आओ, तो वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स 1971 से 2010 तक बेसिकली ये इनका टाइम पीरियड था। ये फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ आईसीज ऑन वन चिप। अभी हमने पढ़ा कि एक आईसी वो होती है जो बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखती है ना। और अभी हमने पढ़ा कि वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर ऐसी चीज़ है कि एक चिप के अंदर ही बहुत सारे आईसीज हैं। तो आप देख रहे हो हम कितनी छोटी से छोटी चीज़ को एक कितनी
बड़े कंपोनेंट पे लगा रहे हैं और वो बड़ा कंपोनेंट फिर नेक्स्ट जनरेशन में आते फिर वो एकदम छोटा हो जाता है और फिर हम उससे बड़ा कंपोनेंट ला रहे हैं। तो देख रहे हो ये कैसे मिनिएचराइजेशन हो रही है एक तरीके से हम बोलेंगे, है ना, चीज़ों की। तो थाउजेंड्स ऑफ आईसीज ऑन वन सिंगल चिप ब्रॉट कंप्यूटर्स टू द होम यूजर्स। तो ये वो टाइम था जो हमारे मैक्सिमम कंप्यूटर्स आज के टाइम पे जो है ना, वो सारे VLSI माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही काम करते थे, मतलब उन्हीं की वजह से ही हमारे मैक्सिमम चेंजेस आए। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट थे, लेस पावर कंजम्पशन थी, प्रोडक्शन इनकी चीप थी। ठीक है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या था कि इनके अंदर नो AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें नहीं थी। ठीक है, VLSI का फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ कहाँ लिख दूँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर होती है फिफ्थ जनरेशन, दैट इज AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ये आज का और प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब इट इज नॉर्मली बेस्ड ऑन AI। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड द नैनो टेक्नोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स, और इसका डिसएडवांटेज अब तक कुछ बताया नहीं जा सकता। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं हमारे यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर इज नथिंग, इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, मतलब इस वीडियो के अंदर हम ये पार्ट्स कवर करेंगे, मदरबोर्ड, मेमोरी, डिस्क ड्राइव और मॉनिटर। ये जो है ना, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इरेजर प्रिंटर, ये मैं आपको एक BOC की नेक्स्ट रिवीजन वीडियो दूंगा। ओके, नेक्स्ट टाइम, तो ये तब कवर होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड एक तरीके से आप कह सकते हो एक कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है ना, एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सर्किट बोर्ड्स होते हैं, तो उन सभी बोर्ड्स में से जो सबसे मेन सर्किट बोर्ड है ना, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, सर्किट बोर्ड क्या होते हैं, सर्किट बोर्ड होते हैं कि एक सर्किट, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में सर्किट क्या होता है। तो ये बैटरी हो गई, यहाँ पे बल्ब बन लगा हुआ है ना, तो ये एक सर्किट होता है। तो ये एक सर्किट है। ठीक है, अब ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे जब हम और बड़े हुए, मतलब ये तो बचपन की क्लास का सर्किट हो गया ना, फिर हम आगे जैसे जैसे हमने डेवलप करा, तो हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स को, सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करके सर्किट्स बनाने शुरू करे। ठीक है, जो टेम्परेचर के साथ, वेरिएशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे, है ना, या फिर उसे फिर रेजिस्टेंस की वजह से वो नहीं करते थे, NTC, PTC, है ना। तो ये सारे सर्किट्स होते हैं इंजन की वजह से, मतलब बेसिकली दीज ऑल आर सर्किट बोर्ड्स। और मदरबोर्ड क्या है, इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आप सारे के सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कम्युनिकेशन को एकत्रित करते हो। बेसिकली यहाँ पे इट कनेक्ट्स एंड अलाउज ऑल द कम्युनिकेशन लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है ना, जैसे CPU हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, एक्सेट्रा। ओके, मतलब इट्स अ सेंट्रल हब फॉर पावर। इसके की फंक्शंस क्या क्या हैं, that it holds and connects the critical components like CPU, GPU and storage. ठीक है, it facilitates the communication between hardware. It provides power distribution to components. ये इसके की फंक्शंस हैं। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ कि ये आपके जो सारे क्रिटिकल कंपोनेंट, मतलब CPU हो गए, GPU हो गए ना, आपने देखा होगा कि आपका जो CPU है, तो CPU आगे से कुछ ऐसा सा होता है ना, ये इसका ऑन बटन हो गया, ये ऐसा सा हो गया। लेकिन जो पीछे से होता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर ना पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे। मतलब ये मैं एक CPU बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हमने यहाँ देखते हैं ये एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पेन ड्राइव का पोर्ट होता है, यहाँ पे एक VGA का पोर्ट होता है जिसके यहाँ से CCC छोटी छोटी पिन्स होती हैं। फिर यहाँ पे एक और पोर्ट होता है केबल का, है ना। तो जो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि ये जो सारे पोर्ट्स होते हैं ना, ये सारे एक तरफ जाके मिलते हैं। तो क्या होता है कि मेरे ना इस CPU के अंदर
एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये सीपीयू क्या है, बेसिकली जो आप पीसी बनाते हो ना अपना पीसी, उस पीसी का आपने देखा होगा उसके साथ एक बड़ा सा बॉक्स आता है, ठीक है ना। अक्सर हम उसी सीपीयू कह देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर होता क्या है, एक मदरबोर्ड, एक बोर्ड होता है जिसके अंदर ये सारी केबल्स जो है ना वो जुड़ती हैं। आप अपना जो कीबोर्ड है ना वो भी आप कनेक्ट करते हो, और वो भी इनडायरेक्टली इसी मदरबोर्ड पे ही कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। वही पावर केबल जो होती है जो आप अपने पीसी के अंदर देते हो ताकि आपका डेस्कटॉप ऑन हो जाए, है ना, कुछ चार्जिंग पे लग जाए, आपने जैसी कुछ अपने उसके अंदर यूएसबी कनेक्ट करी, तो वो भी मदरबोर्ड के अंदर जाती है, और मदरबोर्ड ही फिर सारे कंपोनेंट्स को पावर्स भी देती है। मतलब इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू सॉकेट के बारे में। मतलब हमारे पास जो मदरबोर्ड होता है ना उसके अंदर एक सॉकेट होता है जिसके अंदर आप सीपीयू यानी हमारा जो प्रोसेसर है ना उसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक रैम का स्लॉट होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ स्लॉट फॉर मेमोरी मॉड्यूल्स, मतलब DDR5। ये क्या है, ये एक मॉड्यूल है किसका, मेमोरी का। वैसे ही फिर हमारे पास आते हैं चिपसेट, मतलब दैट इट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड रैम। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये मेरे पास क्या है, मेरा मदरबोर्ड है, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड के अंदर क्या है कि मेरे पास अलग अलग कंपोनेंट्स ऐसे मैंने बस प्लेस कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ना मेरे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से कैसे ऐसे, तो ये जो है ना ये सारे आपस में कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टेड होते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएँ, ठीक है। डेटा उनके अंदर ऐसे फ्लो हो सके, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो ये मेरे पास सीपीयू है और ये मेरे पास रैम है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके ना, तो इस चीज़ के लिए हम चिपसेट मतलब होता है बेसिकली आपके मदरबोर्ड के अंदर, ताकि डेटा का जो फ्लो है ना वो कंटिन्यूसली होता रहे, उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं फॉर ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर पावर कनेक्टर्स हो गए, ठीक है, एसएसडीज के लिए, एचडीडीज के लिए, ठीक है। फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गए जिनसे आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट भी कर सकते हो। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX एंड सर्वर मदरबोर्ड, ओके। तो अब आप किसी मदरबोर्ड को अगर आपको चूज़ करना है अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप उसे कैसे चूज़ करते हो। आप उसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, जो कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल है ना, इस जो सीपीयू आपके पास अवेलेबल है, जो रैम आपके पास अवेलेबल है, जो चिपसेट मतलब बेसिकली आपके लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स आपको चाहिए, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग ही आप अपना सही मदरबोर्ड चूज़ करते हो, ओके। अब हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी, रैम के बारे में, ठीक है। तो रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये इंफॉर्मेशन को, मतलब इट स्टोर्स टेम्पररीली बट नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर। मतलब रैम एक तरह से आप कह लो कि कंप्यूटर के अंदर एक जगह है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेम्पररीली स्टोर होती है। टेम्पररीली मतलब वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही स्टोर होगी, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। मतलब जैसे ही आपकी लाइट चली जाएगी या फिर आपका पावर चली जाएगी ना, तो वो इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी, ओके। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। फॉर क्विक एक्सेस बाय ओपन प्रोग्राम एप्लीकेशन, मतलब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने अपना कोई कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ खोला, जैसे आपने अपना कंप्यूटर को ओपन करा, ठीक है। ओपन करने के बाद आप समझो आपने कुछ सॉफ्टवेयर को आप रन कर रहे हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है ना, तो उसकी सारी फाइल्स जो रन होती है ना वो बेसिकली आपकी रैम पर ही रन होती हैं, ताकि वो आपको सॉफ्टवेयर जो है एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे सके, ठीक है ना। RAM is a volatile memory yet fast type of memory. Volatile का मतलब क्या होता है? Volatile का मतलब होता है that it requires a continuous power supply to maintain the data storing. Volatile का मतलब continuous power supply. Okay.
फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा पर्पस, ठीक है। मतलब ये रैम का काम होता है, वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। अब रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम, श्री राम और दी राम। एस रैम इज नथिंग बट द स्टैटिक रैम, मतलब इट होल्ड्स द डेटा वाइल द पावर इज सप्लाइड टू इट, ठीक है ना। ये लेस पावर कंजम्पशन रखता है, ज़्यादा रिलायबल है और एक्सपेंसिव भी है। किससे कंपेयर करा हमने, जब जब हमने इसे कंपेयर करा डी रैम से, ठीक है। और ये कैशेस मेमोरी के लिए यूज़ करा जाता है। कैशेस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है डी रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कांस्टेंट रिफ्रेशिंग इसे ज़रूरत होती है, इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डेटा स्टोर्ड इन इट। मतलब दिस इज़ द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। ये स्लोअर है, लेस एक्सपेंसिव है। किससे कंपेयर करा, जब हमने हमने जब इस चीज़ को कंपेयर करा हमारे एस रैम से, ठीक है ना, तो ये लेस एक्सपेंसिव था। और इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेन स्टोरेज, ओके। अब मैं बात कर रहा था कैशेस की, तो कैशेस क्या है, कैशेस इज हाई स्पीड स्टोरेज लेयर, ठीक है ना। इट होल्ड्स सबसेट ऑफ डेटा, future requests for the data are served faster than fetching from primary source। इसका मतलब ये, जैसे कि कैशेस भी एक तरीके की ऐसी मेमोरी है जो कि आपके सीपीयू और रैम के बीच का जो गैप है ना, उसे कवर करती है। कैसे कैसे आप समझो कि रैम के पास कुछ डेटा भिजवाया था सीपीयू ने बहुत पहले, ठीक है ना। मतलब बहुत पहले, मतलब ये नहीं कि हो गया 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले, बहुत पहले, मतलब लाइक यस यू कैन से कि 30 मिनट्स पहले या 20 मिनट्स पहले, ठीक है। उससे पहले उसने कुछ डेटा भिजवाया था सीपीयू ने। उसके बाद क्या हुआ, सीपीयू ने जब रैम को डेटा भिजवाया, रैम ने उसे स्टोर कर लिया कुछ देर के लिए, है ना। और फिर क्या हुआ, यूज़र को रिक्वायरमेंट हुई फिर से उस डेटा की। तो इसी बीच में क्या हुआ, कैशेस क्या थे, कैशेस ने भी वो डेटा अपने अंदर स्टोर कर लिया था। और जब भी सीपीयू के पास रिक्वायरमेंट आई तो कैशेस ने वही डेटा सीपीयू को वापस दे दिया और सीपीयू ने उसको यूज़र को प्रोवाइड कर दिया। मतलब इसके अंदर रैम का इन्वॉल्वमेंट इतनी जल्दी नहीं, मतलब रैम का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं हुआ, सीधा कैशेस के थ्रू ही हमारे पास जो डेटा था वो स्टोर्ड हो, जो स्टोर्ड डेटा था कैशेस के पास, वही सीधा हमारे पास यूज़र के पास आ गया और हमने वो यूज़ कर लिया, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं रोम की, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ नॉन वायलेटाइल मेमोरी दैट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर परमानेंट डेटा दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अच्छा, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो ना, तो उसके अंदर एक BIOS, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम आता है, ठीक है ना। तो उसकी जो फाइल्स होती है ना, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर सेव्ड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी के लिए। तो वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ है, वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी यूज्ड एज इफ इट वर अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आप समझो मेरे पास एक वर्चुअल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है। उस कंप्यूटर के अंदर आपने क्या करा हुआ है, आपने ना ब्लेंडर आपको पता होगा, नहीं तो आपको ऑटो कैड पता होगा, है ना। ऑटो कैड है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर के अंदर रैम थी ना, सपोज करो वो थी 8 GB रैम, ठीक है। 8 GB रैम थी, चलो 8 GB बहुत ही कम हो जाएगी, मैं 16 GB ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो वो थी 16 GB रैम थी आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ऑटो कैड ने क्या करा, ऑटो कैड ने उस 16 GB रैम को तो ले रखा है, साथ के साथ क्या हुआ कि उसे और ज़्यादा रैम की ज़रूरत थी ताकि वो आपकी स्मूथ चले, ठीक है। तो हमारी वर्चुअल मेमोरी क्या है, बेसिकली ये ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो आपकी एसएसडी की कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी को ना, मतलब कुछ पार्ट ऑफ एसएसडी को वो ऐसे दिखाता है हमारे सॉफ्टवेयर को कि जैसे ये भी आपकी रैम ही है, ठीक है ना। मतलब ये भी आपकी वो मेमोरी ही है और आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर को स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है ना। तो वर्चुअल मेमोरी इसी मेमोरी के मैनेजमेंट के टेक्निक को कहते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ें। अब ये आ गया हमारे पास एक
उसी चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, ये हमारा वर्चुअल एड्रेस है। हाँ, तो क्या होता है जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं ना, तो सबसे पहले ना उस कमांड का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता, मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी में मेन मेमोरी की बजाय उसका वो कमांड एक वर्चुअल एड्रेस बनाता है अपना। ठीक है ना। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन एक ऐसी लेयर है जो उस वर्चुअल एड्रेस का एक फिजिकल एड्रेस में वो करती है, मतलब एक वो बना देती है, इसका फिजिकल एड्रेस बना देती है। ठीक है ना। और वो फिजिकल एड्रेस कैशेस के अंदर होता है, मेन मेमोरी के अंदर होता है, या सेकेंड मेमोरी के अंदर होता है। लेकिन वो दिखता कैसा है, वो दिखता इन तीनों जगह में उसे मेन मेमोरी की तरह ही है, मतलब वो दिखता है उसे एज अ कैशे या एज अ मेन मेमोरी की तरह, मतलब रैम की तरह या कैशेस की तरह ही दिखता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर्ड हो। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है हमारी वर्चुअल मेमोरी की वजह से। ठीक है, आसान भाषा में हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब हम उसे रन करते हैं तो वो एक वर्चुअल एड्रेस बनाता है। ठीक है, वो वर्चुअल एड्रेस क्या है, बेसिकली वो जगह है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर रन करेगा। ठीक है, वो वर्चुअल एड्रेस एक ट्रांसलेशन लेयर में जाता है, ताकि वो ट्रांसलेशन लेयर उस एड्रेस को एक फिजिकल एड्रेस दे सके, किधर, कैशेस के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे लगता है ये सब जो जगहें हैं ना, वो सब एक ही जगहें हैं, मतलब दैट इज़ ऑल वन प्लेस ओनली, या तो वो कैशेस है या फिर वो मेन मेमोरी है, मतलब इन्हीं दो जगहों पे वो काम कर रहा है। हो सकता है कि वो एसएसडी पे भी काम कर रहा हो, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर को ये पता नहीं लगता, क्यों, हमारे वर्चुअल मेमोरी की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी डिस्क ड्राइव के बारे में। तो डिस्क ड्राइव क्या है, डिस्क ड्राइव स्टोर करती है, रिट्रीव करती है डेटा एक डिस्क से। ठीक है, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, या ऑप्टिकल ड्राइवर्स या स्टोरेज या फिर फ्लॉपी। ठीक है, तो अब हम पार्ट्स पढ़ते हैं हमारे डिस्क ड्राइव के। प्लैटर, प्लैटर क्या है, एक एक्चुअल डिस्क है जो कि डेटा को मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है ना। फिर ये आ गई एक स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है, स्पिंडल कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ द डिस्क को। ठीक है ना, जो कि प्लैटर से अटैच्ड है। ओके, चलो नेक्स्ट है, रीड एंड राइट हेड्स कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक जीरोज एंड वंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हम जो भी डेटा देते हैं जो कि इसकी हार्डवेयर में, मतलब जो डेटा स्टोर होना होता है ना, तो वो ये हेड्स होते हैं कुछ, रीड एंड राइट हेड्स, जो कि हमारे डिस्क के अंदर वो डेटा को स्टोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, तो ये जो है ये आपकी डिस्क है, ये प्लैटर है, मतलब डिस्क प्लैटर आप कह सकते हो, एक ही चीज़ है। ये स्पिंडल है। ठीक है ना। फिर ये हमारा एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर ही हमारा वो हेड है जो आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक जीरो और वन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है ना, ये रीड एंड राइट हेड है। ओके, बस, और ये हमारा एचडीडी का केस है। आओ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल इमेज के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। ठीक है ना। तो मॉनिटर के भी क्लासिफिकेशंस हैं, तीन उसके वो हैं मेन कैटेगरीज। ठीक है, क्या, डिस्प्ले के तौर पे, इंटरफेस के तौर पे और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के तौर पे। मतलब डिस्प्ले के तौर पे कैसे है, मोनो और कलर, इंटरफेस के सीजीए वीजीए, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एनालॉग और डिजिटल।
मोनो मतलब सिर्फ एक ही कलर होता है, मतलब इसके अंदर सिंगल फॉस्फोरस कोटिंग होती है। हमारा जो कैथोड रे ट्यूब होती है ना, उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। कलर मतलब 3 कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है ना। मतलब जो हमारा कैथोड रे ट्यूब होती है ना, उसके ऊपर 3 फॉस्फोरस की कोटिंग होती है और 3 अलग इलेक्ट्रॉनिक्स बीम होती है जो कि अलग अलग कलर्स को इल्यूमिन करती है, ठीक है। ये फिर हम बात करते हैं CGA मतलब कलर ग्राफिक्स एरे के बारे में। ये आपका 9 पिंस का कनेक्टर होता है, ठीक है। CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। फिर आता है हमारा VGA मतलब वीडियो ग्राफिक एरे। ये 15 पिन का कनेक्टर होता है जिससे कि आप CPU में कनेक्ट कर सकते हो और अपने उसमें दिखा सकते हो। ये आपका इंटरफेस के हम उस पर कर रहे हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं सर्किट कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, जो कि है एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल मतलब एनालॉग मतलब हाई कलर रेंज, ठीक है ना, और ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है और बहुत कॉस्टली होता है। और डिजिटल मतलब ये कलर रेंज इसकी जो लिमिटेड होती है और ये डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है और ये चीप होता है। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स होते हैं मतलब कि इनके अंदर जो वैल्यू है ना वो करंटली वेरिंग होती है, कंटिन्यूसली वेरिंग होती है। मतलब हो सकता है आपकी वैल्यू -5 से 5 के बीच में जाती रहे, मतलब -5 फिर -5 पॉइंट दिस बेसिकली इसका एक ग्राफ सा होता है, ठीक है ना। लेकिन वही डिजिटल का क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 0 या फिर 1 या -1 से 1, तो -1 होगी या 1 होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका डिजिटल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स। फिर हम बात करते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे CRT यानी कैथोड रे ट्यूब के बारे में, वैक्यूम फ्लोरेसेंट डिस्प्ले के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD के बारे में, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल PDP, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले के बारे में दैट इज़ EL, और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज़ OLED। तो CRT के बारे में पढ़ते हैं। तो CRT एक 100 साल पुराना, इट्स अ वर्क हॉर्स, ठीक है ना, मतलब ये 100 साल से भी पुराना है, ठीक है। इसका हाई रेजोल्यूशन था 1024 इंटू 768 पिक्सल का, ठीक है। इसका व्यूइंग एंगल भी अच्छा खासा 180 डिग्री का था। इट हैड हाई ब्राइटनेस, बेस्ट परफॉर्मेंस टू कॉस्ट, पर ये बल्कि बहुत था और हैवी भी बहुत था। ये बल्कि भी बहुत था और हैवी भी बहुत था, और अनइम्प्लीमेंटेबल इन लार्ज साइज मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया ज़्यादा जगहों में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं VFD मतलब वैक्यूम फ्लोरेसेंट डिस्प्ले के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम कब बोलेंगे, हमारी फ्लैट टेक्नोलॉजीज़ में आता है। ये इसकी लो कॉस्ट थी, अच्छी ल्यूमिनेसेंस थी। ल्यूमिनेसेंस मतलब ब्राइटनेस कह सकते हो आप, ठीक है। फिर हम बोलेंगे इसका व्यूइंग एंगल भी एक्सेलेंट था, लॉन्ग लाइफ थी, ठीक है ना, मैट्रिक्स एड्रेसिंग थी, वायर एमिटर्स, कैथोड ल्यूमिनेसेंट, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी थी, मैकेनिकल की कॉम्प्लेक्सिटी थी मतलब इसको बनाना बेसिकली कॉम्प्लेक्स था, लो रेजोल्यूशन था, और हाई फिलामेंट पावर, मतलब इसके जो फिलामेंट था ना वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता था। फिर हम बात करते हैं LCD के बारे में। तो LCD हमारे आज के टाइम पे भी यूज़ होता है। इट इज़ द मोस्ट मैच्योर फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका जो व्यूइंग एंगल है ना वो थोड़ा लाइक पुअर सा है, स्लो भी है, इट इज़ इनएफिशिएंट, और ये टेम्परेचर से भी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है दैट इट रिक्वायर्स अ बैकलाइट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं PDP यानी कि प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स के बारे में। इनका क्या है दैट दे हैव लार्ज डिस्प्ले, मतलब ये लार्ज डिस्प्लेस में यूज़ होती है, हाई रेजोल्यूशन है इनका, हाई ब्राइटनेस है, गुड कॉन्ट्रास्ट, हाई स्पीड, हाई व्यूइंग एंगल है, और उसके साथ जब इतनी हाई चीज़ें हैं तो हाई कॉस्ट भी है, ओके। अब कलर गैमेट क्या होता है? कलर गैमेट एक ऐसा लाइक यू कैन से इट्स अ टर्म जो बताता है कि रेंज ऑफ कलर्स दैट अ डिवाइस इज केपेबल ऑफ गिविंग। मतलब जैसे हमारे सारे डिस्प्लेस थे ना, तो इन सब का एक अपना अपना कलर गैमेट होता है जो कि ये बताता है कि वो किस मतलब किस लेवल की वो कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ, है ना।
तो अगर हम बात करते हैं EL के बारे में, ठीक है ना, ठीक है, वैसे